हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम लोग जो है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसको जो है वो कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा टिपिकल सा टॉपिक है, बट ट्रस्ट मी, आप जो है वो पूरा वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एक एक वर्ड में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी काफ़ी इजी लैंग्वेज में, और साथ ही साथ इतने फंटास्टिक मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स दूंगी कि आप भी एंड में थैंक यू बोल कर जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और बाकी ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है इसको मैं बिल्कुल ईजी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको जो है वो बिल्कुल भेजे में घुस जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप 10th 11th 12th BSc MSc किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी में जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनफैक्ट जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर भी सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो है वो इसको करने वाले हैं। और ये जो आपका टॉपिक है ना सेल साइकिल, इसको मैं आपको 3 से 4 पार्ट में पूरा जो है वो कवर कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेल साइकिल का आपका पार्ट नंबर 1 है। कौन सा पार्ट है? पार्ट 1 है ये आप लोगों का सेल साइकिल का। ठीक है, इसके 3 से 4 पार्ट मैं आप लोगों को दूंगी और ये जो आपका सेल साइकिल है इसको कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो सेल साइकिल की तरफ जाने से पहले आप ये जो है वो थोड़ा सा नोट्स देख लीजिए किस टाइप से मैंने आप लोगों को अरेंज किया हुआ है पूरा का पूरा। ये देखिए, आप बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको ये नोट्स जो है वो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सेल साइकिल जो है वो इसी के अंतर्गत कोशिका विभाजन भी आप लोग कह सकते हैं, यानी सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। इसकी तरफ चलने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देती हूँ कि ये जो सेल साइकिल होता है आप लोगों का, इसकी जो जानकारी दी थी वो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रीवोस्ट और ड्यूमेंस। ये दो जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1824 में सेल साइकिल की इंफॉर्मेशन अर्थात जानकारी दी थी। ठीक है, इसके बाद सेल साइकिल की डिटेल्ड स्टडी किसने की थी, यानी डिटेल्ड अध्ययन सेल साइकिल का किसने किया था? तो दो साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हार्वर्ड एंड पेले। पेले भी कह सकते हैं और पेलके भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो हार्वर्ड और पेलके ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने कोशिका चक्र का डिटेल्ड अध्ययन किया था, डिटेल्ड स्टडी की थी। कब की थी? 1953 में की थी। ठीक है, इसके बाद यदि मैं आपसे कहूँ कि ये जो सेल साइकिल है इसकी जानकारी जिन्होंने दी थी, जिनका नाम है प्रीवोस्ट और ड्यूमेंस ने 1824 में दी थी, तो इन्होंने काय में इसकी जानकारी दी थी। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो इसकी जो जानकारी दी थी प्रीवोस्ट और ड्यूमेंस नामक साइंटिस्ट ने, ये मेढक के युग्मनज के विखंडन के अध्ययन पर इन्होंने जानकारी दी थी। यानी कि जो मेढक के युग्मनज का विखंडन है इस पर इन्होंने अध्ययन किया था और फिर सेल साइकिल की इंफॉर्मेशन दी थी प्रीवोस्ट और ड्यूमेंस ने। इसके अलावा कोशिका चक्र का जो डिटेल्ड अध्ययन किया था वो किया था हार्वर्ड और पेलके ने, और इन्होंने कोशिका चक्र को अवस्थाओं में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाओं में डिवाइड किया था? तो G1 S G2 ये 3 अवस्था, और इसके अलावा एक और अवस्था आती है जो कि है M अवस्था, जिसमें कोशिका का विभाजन आता है। ठीक है, तो ये जो G1 S G2 और M अवस्थाएं जिनको आज हम लोग देखने भी वाले हैं, ये अवस्थाओं के बारे में भी किसने बताया था? हार्वर्ड एंड पेलके ने बताया था। ठीक है, तो जानकारी दी थी कोशिका चक्र की प्रीवोस्ट और ड्यूमेंस ने दी थी मेढक के युग्मनज के विखंडन पर। इसके अलावा डिटेल्ड अध्ययन जो किया था वो हार्वर्ड और पेलके ने 1953 में किया था, और इन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई थी जो कि थी G1 S G2 और M। ठीक है, इतना तो आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ ही होगा। अब देखते हैं कि कोशिका चक्र क्या होता है। ठीक है, तो कोशिका जो होती है वो हमारे जीवन की संरचनात्मक मूलभूत इकाई होती है। ये आप 8th क्लास से सुनते आ रहे हैं कि हमारे जीवन की, हमारी जो बेसिक इकाई होती है, हमारी बॉडी की, हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई होती है, कौन होती है? कोशिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो शरीर होता है पूरा का पूरा वो कोशिका से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, एक ह्यूमन की जो बॉडी होती है, एक ह्यूमन की बॉडी
कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, अरबों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में जो है वो हमारी बॉडी के अंतर्गत सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इन्हीं सेल्स में क्या होता है, डिवीजन होता है, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो कोशिका चक्र क्या होता है, कोशिका चक्र के बारे में बताइए। तो कोशिका चक्र सिंपल सी डेफिनेशन है, कोशिका के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहलाता है। यानी एक जो कोशिका है, इस कोशिका का जन्म से लेकर और मृत्यु तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। ठीक है, और सेल डिवीजन क्या होता है, जब आपके मान लीजिए हाथ में कोई चोट लग गई है। ठीक है, अब वो चोट कैसे ठीक होगी, अपने आप तो वो ठीक हो नहीं जाएगी। उस जहां पर आपके हाथ में जिस भी जगह में चोट लगी है वहां पर हाथ की जो कोशिकाएं हैं वहां पर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। हाथ की कोशिकाओं के बीच सेल डिवीजन होगा। देन जो आपकी हाथ की कोशिकाएं हैं जब सेल डिवीजन कर लेंगी तो आपकी वो जो चोट है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो कोशिका चक्र क्या होता है कि कोशिका के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है वो सेल साइकिल कहलाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब जो सेल साइकिल होता है इसमें बेसिकली दो अवस्थाएं आती हैं। ये दो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, पहली अवस्था होती है अंतरावस्था, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरफेज, और दूसरी अवस्था होती है एम अवस्था, जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। इसको मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से भी जाना जाता है और कोशिका विभाजन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसको, एम अवस्था को। ठीक है, तो ये जो एम अवस्था है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन फेज और कोशिका विभाजन की अवस्था भी कहते हैं। इसको हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम पूरी की पूरी अंतरावस्था को देखेंगे और अंतरावस्था के अंतर्गत जितनी भी अवस्थाएं आती हैं उनको एक एक करके डिटेल्ड में बिल्कुल खोलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एम अवस्था में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। बात करते हैं अंतरावस्था की या इंटरफेज की। तो अंतरावस्था जो होती है ना, बेसिकली अंतरावस्था में क्या होता है, कोशिका के विभाजन की तैयारी होती है। यानी कि मान लीजिए कोई कोशिका है, अब उसमें डिवीजन होना है, तो डिवीजन मुंह उठा के तो हो नहीं जाएगा, सबसे पहले डिवीजन की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, प्रिपरेशन यानी कोशिका विभाजन की तैयारी होगी, तब जाके आगे एम अवस्था में क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा। ठीक है, तो अंतरावस्था बेसिकली कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था होती है, जहां पर कोशिका जो है वो तैयार हो रही होती है विभाजन के लिए। ठीक है, तो अंतरावस्था यानी इंटरफेज, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो यही लिखा है कि कोशिका के विभाजन की तैयारी होती है। यानी एक जो कोशिका है जिसमें विभाजन होना है या जो कोशिकाएं जिनमें विभाजन होना है वो प्रिपेयर हो रही होती हैं अंतरावस्था में। ठीक है, इसमें टाइम कितना लगता है, तो इसमें जो भी पूरी साइकिल होती है आप लोगों की सेल साइकिल की, उसका 95% टाइम जो है वो अंतरावस्था में ही लगता है। यानी सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है ना वो अंतरावस्था में ही लगता है। बाकी जो एम अवस्था होती है ना वो तो 1 घंटे में वो आके ख़त्म हो जाती है, लेकिन 95% लगता है अंतरावस्था में टाइम लगता है। जैसे कि सपोज 24 आवर लग रहे हैं, 24 आवर लग रहे हैं कोशिका विभाजन में, तो 23 आवर काय में लगते हैं, अंतरावस्था में लगते हैं, और 1 आवर काय में लगता है, एम अवस्था में लगता है। तो समझ रहे हो, 95% टाइम काय में लग रहा है, अंतरावस्था में लग रहा है, और मात्र 5% बचा जो टाइम है वो काय में लग रहा है, एम अवस्था में लग रहा है। तो इसीलिए कहा गया है कि पूरी सेल साइकिल का 95% या 95% समय लगता है अंतरावस्था में, जहां पर कोशिका विभाजन के लिए तैयार हो रही होती है। ठीक है, अंतरावस्था के अंतर्गत जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था आती हैं। अंतरावस्था के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्था आती हैं, जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था आती हैं। जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। बेफिक्र रहिए, एक एक करके सारे फेज पढ़ाऊंगी मैं, समझते जाइए, सुनते जाइए कान खोलकर। ठीक है, तो जो अंतरावस्था होती है इसके अंतर्गत जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था आती हैं। ठीक है,
इस अवस्था में यानी अंतरावस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है, डीएनए का द्विगुणन होता है अर्थात डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और साथ ही साथ जो हमारा जीनोम का द्विगुणन है वो हो जाता है। जीनोम द्विगुणन क्या होता है? एक जो कोशिका होती है, कोशिका में उपस्थित जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कहलाता है जीनोम द्विगुणन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का द्विगुणन, कोशिका द्रव्य में वृद्धि काय में होती है? अंतरावस्था में होती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा कि ये जो अंतरावस्था होती है ना, अंतरावस्था में जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था आती है। कोशिका विभाजन की तैयारी अंतरावस्था में होती है। इसके अलावा जितना भी सेल साइकिल में समय लगता है उसका 95% समय अंतरावस्था में लगता है। ठीक है, अंतरावस्था में कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, अर्थात जो जीनोम है उसका द्विगुणन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये मैंने अंतरावस्था के बारे में जस्ट शॉर्ट इंफॉर्मेशन दी, जो कि जिससे आपको पता चल गया कि अंतरावस्था में आखिरकार होता क्या है। तो बेसिकली जो अंतरावस्था होती है यह कोशिका विभाजन की तैयारी यहाँ पर जो है वो कोशिका की होती है। सपोज कि आप जो है वो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का जो टाइम आप लोगों को लग रहा है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, वो है आप लोगों की अंतरावस्था। और आप जब उस एग्ज़ाम को देंगे तो वो एग्ज़ाम आपका 1 दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन सी अवस्था हो गई? आप लोगों की एम अवस्था हो गई। क्लियर हुआ? आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की, आप एसएससी की, रेलवे की, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की सपोज आप जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें टाइम आपको 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5th मंथ लग रहे हैं, वो है आप लोगों की अंतरावस्था। और जो आप एग्ज़ाम देकर 1 दिन में आ जाते हैं वो है आप लोगों की एम अवस्था, जिसको आप कोशिका विभाजन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो अंतरावस्था क्या होती है? अंतरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। ठीक है, वहीं एम अवस्था भी देख लीजिए थोड़ा सा, कि जो एम अवस्था होती है इसको मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से जाना जाता है, और एम अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, एम अवस्था में कितना टाइम लगता है? तो मात्र 5% से भी कम समय लगता है एम अवस्था में। जैसे कि 23 आवर लग रहे हैं कोशिका के विभाजन में, तो 24 आवर लग रहे हैं कोशिका विभाजन में, तो 23 आवर लग जाते हैं आपके अंतरावस्था में, और बचा 1 घंटा वो लगता है आप लोगों का एम अवस्था में। ठीक है, तो इसीलिए मात्र 5% से भी कम समय लगता है आप लोगों का एम अवस्था में, और कोशिका जो है वो विभाजित हो जाती है काय में? एम अवस्था में। इसीलिए इसको कोशिका विभाजन की अवस्था भी कहते हैं, किसको? एम अवस्था को। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज मैं आपको अंतरावस्था पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा उसमें हम एम अवस्था को देखेंगे, क्योंकि एम अवस्था के अंतर्गत समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, इन तीनों को देखेंगे, और ये तीनों जो विभाजन है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं केवल आपको अंतरावस्था पूरा डिटेल में क्लियर करने वाली हूँ। नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे उनमें हम जो है वो एम अवस्था को क्लियर करेंगे। ठीक है, सारे पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देखते जाइएगा। तो अंतरावस्था ये रही आप लोगों की अंतरावस्था। अंतरावस्था में जब आप अपनी बुक खोलेंगे, आप एनसीईआरटी खोल लो या फिर एनसीईआरटी बेस्ड जितनी भी बुक्स हैं उनको खोल लो, तो उसमें आपको कुछ इस टाइप का डायग्राम शो होगा। ठीक है, इस टाइप का डायग्राम आपको शो होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो अंतरावस्था के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया। अंतरावस्था के अंतर्गत आती हैं जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, देन इसके बाद G2 के बाद कोशिका एम अवस्था में चली जाती है, और एम अवस्था में फाइनली कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अंतरावस्था में आती है जीवन अवस्था। ठीक है, जीवन अवस्था के बाद कोशिका जाती है एस अवस्था में,
और एस अवस्था में जाने के बाद कोशिका जाती है G2 अवस्था में। देन G2 अवस्था में जाने के बाद कोशिका जाती है M अवस्था में, और फाइनली M अवस्था में जाकर कोशिका का जो है वो विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो डायग्राम है वो शो कर रहा है अंतरावस्था के अंतर्गत आने वाली अवस्थाओं में। ठीक है, तो पहली जो अवस्था है यह है जीवन अवस्था, अंतरावस्था के अंतर्गत आने वाली, इसको देख लेते हैं। तो जीवन अवस्था जो है वो, इसका एक प्रॉपर बड़ा सा डायग्राम भी मैंने आगे बनाया हुआ है, जिसमें बिल्कुल डिटेल्ड में लिखा हुआ है कि जीवन अवस्था में क्या होता है, एस अवस्था में क्या होता है, G2 अवस्था में क्या होता है, M अवस्था तो फिर अपनी अलग ही अवस्था है। देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ उस डायग्राम को, ये रहा वो डायग्राम। ठीक है, इसमें मैंने आपको डिटेल में पूरा बताया हुआ है, बट थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ेगा, चीजें एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो है वो जीवन अवस्था आखिरकार क्या होती है। इस जीवन अवस्था से पहले भी एक और अवस्था आती है जिसका नाम है G0 अवस्था, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अंतरावस्था के अंतर्गत पहली अवस्था जो आती है जिसका नाम है जीवन अवस्था, इसमें क्या होता है कि ये जो जीवन अवस्था है इसे प्रथम वृद्धि अवस्था कहते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, जीवन अवस्था को क्या कहते हैं, जीवन अवस्था को कहते हैं प्रथम वृद्धि अवस्था। इसके अलावा और क्या नाम से जाना जाता है जीवन अवस्था को, तो इसको पूर्व एस अवस्था भी कहते हैं। पूर्व एस अवस्था क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो आप, एस से पहले आ रही है, एस से पहले आ रही है, इसीलिए इसको पूर्व एस अवस्था कह रहे हैं। इसके अलावा इसे पश्च एम अवस्था भी कहते हैं। पश्च एम अवस्था क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एम के बाद आ रही है, एम के बाद आ रही है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है एम इसके बाद आ रही है, इसीलिए इसको पश्च एम अवस्था कहते हैं। एस से पहले आ रही है, इसीलिए इसको पूर्व एस अवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को, एस से पहले आ रही है इसीलिए पूर्व एस अवस्था। पश्च एम अवस्था क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एम के बाद आ रही है, इसीलिए पश्च एम अवस्था कहते हैं। और प्रथम वृद्धि अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोशिका की वृद्धि, जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले कोशिका की वृद्धि जीवन अवस्था में ही होती है, इसीलिए इसको प्रथम वृद्धि अवस्था भी कहते हैं। तो तीनों नाम क्लियर हुए आप लोगों को जीवन अवस्था के, कि जीवन अवस्था को प्रथम वृद्धि अवस्था, पूर्व एस अवस्था और पश्च एम अवस्था कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद इस अवस्था में पूरी कोशिका विभाजन के 11 घंटे लगते हैं, यानी कि कोशिका विभाजन का जितना भी समय लगता है उसका 95% भाग लगता है अंतरावस्था में। और अंतरावस्था में जितना भी मान लीजिए 95% लगा है, 95% लगा है, और 5% लगता है एम अवस्था में। जस्ट मैंने आपको बताया ना आप लोगों को कि अंतरावस्था में 95% समय लगता है कोशिका विभाजन का। सपोज करिए कि कोई कोशिका है, मान लीजिए मनुष्य की कोशिका है, वो 24 घंटे में विभाजित हो जाती है। ठीक है, मनुष्य की कोशिका 24 घंटे में विभाजित हो जाती है, जिसमें कि 23 घंटे जो लगते हैं ना, वो 23 घंटे लगते हैं आप लोगों के जो है वो अंतरावस्था में, और जो 1 घंटा लगता है ना, वो 1 घंटा लगता है एम अवस्था में। ठीक है, तो ये जो 23 घंटे के भी 11 घंटे जो लग रहे हैं ना अंतरावस्था के, वो 11 घंटे लगते हैं जीवन अवस्था में। क्लियर हुआ आप लोगों को। 24 घंटे में से 23 घंटे अंतरावस्था में लग रहे थे, और उस 23 घंटे में भी 11 घंटे लगते हैं अंतरावस्था के या जीवन अवस्था के। ठीक है, तो कहा गया है कि जो जीवन अवस्था होती है इसमें पूरे कोशिका विभाजन का 11 घंटे लगता है, यानी 11 घंटे लेता है जीवन अवस्था। ठीक है, इसीलिए जीवन अवस्था कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि अंतरावस्था की सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है, तो वो है आप लोगों की जीवन अवस्था। इसमें जो है वो 11 घंटे लगते हैं। ठीक है, और इसके तीनों नाम याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जीवन के बाद अब हम लोग चलते हैं एस की तरफ,
और एस को क्या कहा जाता है वो भी देख लेते हैं। तो एस जो अवस्था होती है, इस एस अवस्था को संश्लेषी अवस्था या सिंथेसिस अवस्था के नाम से जाना जाता है। और इसमें कितना टाइम लगता है, तो इसमें जो है वो 8 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं एस अवस्था में। और एस अवस्था को संश्लेषी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये जो घंटे यदि आप लोगों को अभी क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो इसका मैंने सेकंड जो बड़ा सा डिटेल्ड डायग्राम बनाया है उसमें आपको एक एक जो है वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। बेफिक्र रहिएगा, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी मैं आप लोगों को, एंड तक बने रहिएगा बस, ठीक है। तो ये जो घंटे हैं ना, इसको उस डायग्राम में जो मैंने बड़ा सा अभी दिखाया आप लोगों को उसमें क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो 11 घंटे लग रहे थे जीवन अवस्था में और 8 घंटे लगे संश्लेषी यानी एस अवस्था में। इसके बाद आती है आप लोगों की, ये मैंने आपको जीवन बता दी, एस बता दी, अब चलते हैं G2 की तरफ, ठीक है। क्रम याद रखिएगा, ये जो क्रम है ना ये इसी टाइप से चलता है, ठीक है। ऐसा मत करना जीवन बना दो फिर G2 बना दो फिर एस बना दो फिर एम बना दो, ना जी ना। जीवन आता है, फिर एस आता है, फिर G2 आता है और फिर एम आता है। काफ़ी बार वनडे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इसका क्रम भी पूछा गया है, ठीक है। तो क्रम बिल्कुल एज इट इज़ याद रखिएगा, जीवन फिर एस फिर G2 और फिर एम अवस्था आती है, ठीक है। लिख देती हूँ मैं आप लोगों को, सबसे पहले जीवन अवस्था आती है, फिर एस अवस्था आती है, फिर G2 अवस्था आती है और फिर एम अवस्था आती है। इसको जो है वो अपनी कॉपी में बिल्कुल स्टार मार्क करके और इस टाइप से डब्बा बना के लिख लो जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस टाइप से इसका जो है वो क्रम होता है। तो हमने जो है वो जीवन अवस्था देख ली, ये जीवन अवस्था देख ली, एस अवस्था देख ली। अब चलते हैं G2 अवस्था की तरफ कि G2 अवस्था में क्या होता है। तो ये जो आप लोगों की G2 अवस्था है ना भैया, सबसे पहली बात इसको द्वितीय वृद्धि अवस्था कहते हैं। प्रथम वृद्धि अवस्था किसको कह रहे थे, प्रथम वृद्धि अवस्था हम जीवन को कह रहे थे, ठीक है। द्वितीय वृद्धि अवस्था किसको कह रहे हैं हम, G2 को कह रहे हैं द्वितीय वृद्धि अवस्था। इसके अलावा इसको हम पश्च एस अवस्था भी कहते हैं। डायग्राम में चलिए पश्च एस अवस्था बता रही हूँ। देखो पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है एस और फिर आ रहा है G2, ठीक है। तो G2 किसके बाद आ रहा है, G2 एस के बाद आ रहा है, एस के बाद आ रहा है ना, इसीलिए G2 को पश्च एस अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्च एस अवस्था भी कहते हैं G2 को। और G2 के बाद क्या आ रहा है, तो G2 के बाद आ रहा है एम अवस्था, तो इसीलिए G2 को पूर्व एम अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि G2 के पहले क्या आ रहा है एम, इसीलिए G2 को पूर्व एम अवस्था और पहले एस आ रही है यानी एस के बाद आ रहा है तो पश्च एस अवस्था कहते हैं G2 को, ठीक है। देख लीजिए दोनों नाम यहाँ लिखे हुए हैं। G2 को पश्च एस अवस्था और पूर्व एम अवस्था कहते हैं और द्वितीय वृद्धि अवस्था तो कहते ही कहते हैं। क्लियर हुआ। इसके अलावा G2 में कितना टाइम लगता है, तो G2 में ओनली ऑन 4 आवर यानी 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने आपको बताई अवस्थाएं, जिसमें मैंने आपको कौन कौन सी बता दी, जीवन, एस, G2। अब आती है एम अवस्था। एम अवस्था जैसा कि मैंने आपको बताया मात्र 1 घंटा लगता है मनुष्य में और कोशिका विभाजन होता है एम अवस्था में। मल्टीप्लिकेशन अवस्था होती है एम अवस्था, इसमें कोशिका का विभाजन होता है और मात्र 5% का टाइम लगता है। ओनली 1 घंटा में ये जो है वो अवस्था पूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये हुई आप लोगों की अवस्थाएं, कौन की, अंतरावस्था की, जीवन अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था, एम अवस्था, ठीक है। जीवन अवस्था जो होती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे इसलिए डबल से बता रही हूँ। जीवन अवस्था जो होती है एस के बाद आती है, ठीक है। एस पहले जीवन अवस्था पहले आ जाती है, एस उसके बाद आती है, इसीलिए इसको जो है वो एस जीवन अवस्था को पूर्व एस अवस्था कहते हैं। और लास्ट में एम देख रहे हो, एम बाद में आ रहा है, इसीलिए जीवन अवस्था को पश्च एम अवस्था भी कहते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर लास्ट में आप देख रहे हो, सॉरी लास्ट में नहीं, ये जो आप G2 अवस्था देख रहे हो, G2 अवस्था से पहले आती है एस अवस्था,
इसीलिए इसको जो है वो पश्च एस अवस्था और G2 अवस्था के बाद M आता है, तो इसीलिए पूर्व M अवस्था G2 अवस्था को कहते हैं। आई होप अब तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा पूर्व और पश्च। ये डायग्राम याद रखना, NCERT में तक दिया हुआ है ये डायग्राम आप लोगों का, ठीक है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दी है अंतरावस्था की अवस्थाएं। अब एक और अवस्था होती है जिसका नाम है G0 अवस्था, या इसको शांत अवस्था या क्यूशेंट अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसको? G0 अवस्था को। क्या होती है G0 अवस्था? तो देखो क्या होता है कि कोशिका विभाजन से पहले क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा शांत अवस्था में पड़ी होती हैं, ठीक है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें कभी भी कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, ठीक है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कोशिका के विभाजन से पहले जो है वो शांत अवस्था में पड़ी होती हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था को G0 अवस्था या क्यूशेंट अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्या कहा गया है? कहा गया है कि इस अवस्था में यानी G0 अवस्था में कोशिका विभाजन ना दर्शाने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं G0 अवस्था में जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, ठीक है। ऐसी कोशिकाएं G0 अवस्था में पाई जाती हैं जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ऐसी सेल्स को विभेदित सेल्स या डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। ऐसी सेल्स को जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है उनको विभेदित सेल्स या डिफरेंशिएटेड सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी सेल ऐसी हैं जिनमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो जो आपकी ब्रेन की सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती हैं, उनमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। यही कारण है कि जब आपको मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वो जो है वो रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है, ठीक है। या फिर कोई से जब ज़्यादा ही लग जाती है मस्तिष्क में चोट तो वो ठीक ही नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसके अलावा हार्ट की जो सेल्स होती हैं इनमें भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। बोन की जो सेल्स होती हैं, अस्थियों की जो सेल्स होती हैं, इनमें भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। और इन सभी की जो सेल्स होती हैं वो G0 अवस्था में या क्यूशेंट अवस्था में रहती हैं, ठीक है। तो G0 अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिनमें ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, और ऐसी कोशिकाओं को डिफरेंशिएटेड सेल्स या विभेदित सेल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कोशिकाएं हैं इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्या ये जिंदा होती हैं या मर जाती हैं? ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ये जिंदा होती हैं या मर जाती हैं, क्योंकि इनमें तो विभाजन हो ही नहीं रहा, इनमें विभाजन नहीं हो रहा, तो क्या ये जिंदा होती हैं या मर जाती हैं? तो G0 अवस्था में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं ये उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं। किस रूप से सक्रिय होती हैं? उपापचयी रूप से जो है वो सक्रिय होती हैं। यानी जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं, उनको उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। तो उपापचयी रूप से ये जो आपकी विभेदित ना होने वाली कोशिकाएं हैं ये उपापचयी रूप से एक्टिव होती हैं, ठीक है। यानी जब भी कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो पहले G0 अवस्था में पड़ी होती हैं, लेकिन जब कोशिका विभाजन होना होता है तो ये एक्टिव हो जाती हैं। जैसे कि मान लो हाथ की कोशिकाएं, अभी जब जो है वो हमारे हाथ में चोट नहीं लगी है तो हमारी जो हाथ की कोशिकाएं हैं ये G0 अवस्था में पड़ी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उपापचयी रूप से एक्टिव हैं, ठीक है। ये जो हाथ की कोशिकाएं हैं, हमारे हाथ में सपोज चोट नहीं लगी है, ठीक है, ये है हमारा हाथ। अब ये हाथ में पाई जाने वाली ये जो कोशिकाएं हैं इसमें चोट नहीं लगी है, तो ये जो कोशिकाएं हैं ये G0 अवस्था में मस्त आराम कर रही हैं अपनी, ठीक है, और उपापचयी रूप से ये एक्टिव बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जब मान लो इस हाथ में हमारी चोट लग जाएगी, जब हमारे इस हाथ में चोट लग जाएगी तो क्या होगा, यहाँ की ये जो कोशिकाएं हैं ये G0 अवस्था से निकलेंगी, और G0 अवस्था से निकलने के बाद
जो है वो कोशिकाओं का विभाजन इनमें स्टार्ट होगा और कोशिका का विभाजन इनमें स्टार्ट होगा तो हमारी जो चोट है वो धीरे 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 ठीक होने लगेगी। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं जो उपापचयी रूप से सक्रिय होती हैं G0 अवस्थाओं में। ठीक है, बाकी ये जो ब्रेन की सेल्स हुई, हृदय की सेल्स हुई और अस्थियों की जो सेल्स हुई, इनमें कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। यह हमेशा G0 अवस्था में जो है वो बनी होती हैं और ऐसी सेल्स को डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। तो ये जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवस्था थी G0 अवस्था, जिसको शांत अवस्था या क्यूशेंट अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। इसके अलावा ये जो पॉइंट है ये पूछा जाता है, नोट डाल के लिख लीजिएगा कि कोशिका चक्र का नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल किसके द्वारा होता है। तो कोशिका चक्र का जो नियमन है ये आनुवांशिक नियंत्रण के द्वारा होता है। जस्ट फैक्ट के रूप में आप लोगों को याद कर लेना है। इसके अलावा कोशिका चक्र का जो नियमन है वो किसके द्वारा होता है। तो कोशिका चक्र का नियमन साइक्लिन के द्वारा होता है और CDK प्रोटीन के द्वारा भी होता है। ये जो CDK प्रोटीन है इसकी फुल फॉर्म में आप लोगों को बता देती हूँ। CDK की फुल फॉर्म होती है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। क्या? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन लिख लीजिएगा। CDK प्रोटीन के द्वारा और साइक्लिन के द्वारा भी कोशिका चक्र का विनियमन होता है। इसके अलावा आनुवांशिक नियंत्रण के द्वारा भी कोशिका चक्र का विनियमन होता है। फैक्ट के रूप में दोनों पॉइंट याद रख लेना और स्टार बनाकर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्लियर हुआ? इसके अलावा जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इनमें सेल साइकिल नहीं होता है, ना ही सेल डिवीज़न होता है। फिर बात आती है कि जब इनमें सेल डिवीज़न और सेल साइकिल नहीं होता है तो इनमें आखिरकार क्या होता है। तो इनमें डायरेक्ट द्विविखंडन होता है, डायरेक्ट बाइनरी फिजन होता है, जिसके थ्रू इनमें जो है वो पूरी प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक ये दो सेल्स, इनको याद रखिएगा, इनमें सेल साइकिल नहीं होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं बेसिकली इनमें सेल साइकिल नहीं होता है, इनमें बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं ये जो डिटेल्ड में मैंने आपको अवस्थाएं बताई थी अंतरावस्था की, इनको इनके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो ये है आप लोगों की अंतरावस्था की बिल्कुल डिटेल्ड अवस्था, जिसको मैं आपको मक्खन के रूप में एक डायग्राम में लेकर आई हूँ। ठीक है, और ये डायग्राम बिल्कुल आप लोगों को इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अंतरावस्था के अंतर्गत मैंने आपको कौन कौन सी अवस्थाएं बताई। G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था और फिर M अवस्था में तो लास्ट में सेल डिवीजन हो ही जाता है। ठीक है, तो एक एक करके अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो मनुष्य की जो सेल्स होती हैं या मनुष्य में जो सेल डिवीजन होता है वो उसमें कितना टाइम लगता है। मनुष्य के सेल डिवीज़न में ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, मनुष्य के सेल डिवीज़न में लगता है 24 आवर। यहाँ पर देखो, अब आप सपोज करते जाओ और सुनते जाओ ध्यान से। मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं इनमें जब विभाजन होता है तो इसमें 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। इसमें जो 24 घंटे हैं ये इसमें 23 घंटे लगते हैं अंतरावस्था में। 23 घंटे किस में लगते हैं? अंतरावस्था में लगते हैं। और 1 घंटा काय में लगता है? तो 1 घंटा जो है वो एम अवस्था में लगता है, यानी कोशिका के विभाजन में लगता है। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, 1 घंटा लगता है एम अवस्था में। ठीक है, तो मनुष्य की जो कोशिकाएं होती हैं, इन मनुष्य की कोशिकाओं में 24 आवर लगता है, जिसमें 23 आवर लगता है जो है वो अंतरावस्था में और 1 आवर लगता है किसमें? एम अवस्था में। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको बताया। अब ये जो अंतरावस्था होती है, इस अंतरावस्था के अंतर्गत आती है G1, S, G2। क्या आती है? G1, S और G2। ठीक है, अब ये जो G1 अवस्था है इसमें लगता है 11 घंटे, जो S अवस्था है इसमें लगता है 8 घंटे और जो G2 अवस्था है इसमें लगता है 4 घंटे। और ये जो M अवस्था है इसमें तो फिर 1 घंटा लग ही लग रहा है।
अब समझ में आया आप लोगों को टाइम, जो मैं आप लोगों को कह रही थी कि किसमें कितना टाइम लगता है, वो मैं आप लोगों को आगे चलकर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आशा करती हूँ अब आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो ही गया होगा। मनुष्य में 24 आवर लगते हैं सेल डिवीजन में, ठीक है, जिसमें कि सेल डिवीजन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, अंतरावस्था और एम अवस्था। अंतरावस्था के अंतर्गत टाइम लगता है 23 आवर और एम अवस्था में लगता है 1 आवर। अंतरावस्था के अंतर्गत 3 अवस्थाएं आती हैं, जीवन, एस और G2। जीवन अवस्था में 11 घंटे लगते हैं, एस अवस्था में 8 घंटे लगते हैं और G2 अवस्था में 4 घंटे लगते हैं। बचा 1 घंटा एम अवस्था में लगता है, एम अवस्था में कोशिका विभाजन हो जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? अंतरावस्था में क्या होता है? अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी हो रही होती है, यहाँ पे कोशिका तैयार हो रही होती है कोशिका विभाजन के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके कि आखिरकार किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारी जीवन अवस्था है, इसमें 11 घंटे लगते हैं। यह कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है, ठीक है। जीवन अवस्था कोशिका चक्र की सबसे बड़ी अवस्था होती है। कोशिका की सर्वाधिक वृद्धि जीवन अवस्था में होती है। सबसे पहले जब कोशिका तैयार हो रही होती है ना, तो उसको तैयार होने में सबसे ज़्यादा जो समय लगता है वो जीवन में ही लगता है, और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि होती है वो जीवन में ही होती है कोशिका की, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जीवन अवस्था में ऐसे आरएनए और प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है जो कि एस अवस्था के लिए आवश्यक होते हैं। यानी जीवन अवस्था में ऐसे आरएनए और प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है जो कि एस अवस्था के लिए आवश्यक होते हैं, यानी आगे जीवन के बाद जो एस अवस्था आएगी उसमें हेल्पफुल होते हैं कुछ आरएनए और प्रोटीन, जिनका फॉर्मेशन जीवन अवस्था में ही हो जाता है, ठीक है। ये G0 की हिस्ट्री में आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, ठीक है, एक बार और बता दूंगी। तो इसके बाद अब चलते हैं एस की तरफ। जीवन मैंने आपको बता दी 11 घंटे लग रहे हैं, सबसे बड़ी अवस्था है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर ऐसे आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है जो कि एस अवस्था के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद अब चलते हैं एस अवस्था की तरफ। अब जीवन के बाद कोशिका आ गई एस अवस्था में। अब इसमें क्या होता है? इसमें 8 घंटे लगते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो एस अवस्था होती है, यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का द्विगुणन यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है डीएनए का द्विगुणन? तो डीएनए का जो द्विगुणन है वो एस अवस्था में होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। और एक पॉइंट और यहाँ से पूछा जाता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स डबल कहाँ पर होते हैं? तो सेंट्रियोल्स जो डबल हैं वो भी एस अवस्था में ही होते हैं। डीएनए डबल कहाँ होता है? तो डीएनए डबल भी एस अवस्था में ही होता है। लिखते जाइएगा ये सारे पॉइंट जो मैं आपसे बोल रही हूँ, ठीक है। तो डीएनए डबल जो है वो एस अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन गुणसूत्र जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो एस अवस्था में एज इट इज बने रहते हैं, सेम बने रहते हैं, यानी गुणसूत्र डबल नहीं होते हैं, ठीक है। केवल और केवल डीएनए ही डबल यहाँ पर होते हैं एस अवस्था में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है और गुणसूत्रों की संख्या सेम बनी रहती है। इसके अलावा जो हिस्टोन प्रोटीन है ये भी डबल हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब डीएनए डबल होगा तो हिस्टोन प्रोटीन तो डबल होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि डीएनए में ही तो हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए जब डीएनए डबल होगा तो हिस्टोन प्रोटीन भी डबल हो जाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स होते हैं, आगे जब एम अवस्था पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को तो सेंट्रियोल्स भी बताऊंगी कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। तो जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी डबल हो जाते हैं एस अवस्था में, और जो सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म है वो भी पूरा का पूरा डबल हो जाता है एस अवस्था में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जो याद रखेंगे एस अवस्था के मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को बताए पूरे एस अवस्था के। एस अवस्था में 8 घंटे लगते हैं,
डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है, लेकिन गुणसूत्र सेम होते हैं, हिस्टोन डबल हो जाता है, सेंट्रियोल्स डबल हो जाते हैं और पूरा का पूरा जो साइटोप्लाज्म है वो भी डबल हो जाता है। ठीक है, तो बाहर जो है वो पानी का मौसम बना हुआ है, इसीलिए जो भी वॉइस वगैरह आ रही हो ना उसको प्लीज इग्नोर करिएगा। इसके बाद चलते हैं G2 की तरफ। कोशिका S G1 में पहुंच गई, S में पहुंच गई, अब S से उठकर आगे जा रही है, वो काय में G2 में जा रही है। G2 में इसको कितना टाइम लग रहा है, तो G2 में इसको 4 घंटे लगते हैं। बची कुची जितनी भी बची हुई वृद्धि है वो यहाँ पर हो जाती है G2 में। इसके अलावा यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है आगे जाकर। ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ना, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फाइबर्स का जो है वो निर्माण करता है। जब कोशिका विभाजन होता है एम अवस्था में, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाते हैं स्पिंडल फाइबर। और यही स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। और ट्यूबुलिन प्रोटीन कहाँ बनता है, तो वो G2 अवस्था में बनता है। ठीक है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, वो G2 अवस्था में हो जाता है। ऐसे आरएनए और प्रोटीन का निर्माण यहाँ पर होता है जो कि आगे जाकर कोशिका विभाजन में या एम अवस्था में हेल्प करते हैं। यानी G2 अवस्था में ऐसे आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जो कि एम अवस्था में हेल्पफुल होते हैं या कोशिका विभाजन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बताई G1 अवस्था, फिर मैंने आपको बताई S अवस्था, फिर मैंने आपको बताई G2 अवस्था। अब लास्ट में G2 के बाद चलकर कोशिका पहुंच जाती है M में, यानी G2 तक कोशिका की पूरी प्रॉपर तैयारी हो गई है, कोशिका की प्रॉपर वृद्धि हो गई है, सब चीज मतलब कोशिका प्रिपेयर हो गई है कि अब हम जो है वो विभाजन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब पहुंच गई कोशिका एम अवस्था में। और एम अवस्था में कितना टाइम लगता है, तो एम अवस्था में लगते हैं 1 घंटे और एम अवस्था में होता है कोशिका का विभाजन, जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि एम अवस्था के अंतर्गत समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन आता है, जो कि पूरा का पूरा अपना अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इजीली मैं आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये हुई आप लोगों की सारी अवस्थाएं अंतरावस्था की, जिसमें पहले आती है G1 अवस्था, फिर आती है S अवस्था, फिर आती है G2 अवस्था और फिर आती है M अवस्था, जिसमें कोशिका का विभाजन होता है। तो ये जो G0 अवस्था है इसकी कहानी बता देती हूँ। जब कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है तो कोशिका G0 अवस्था में पड़ी होती हैं, लेकिन जैसे ही हमें चोट लगती है, बॉडी को पता पड़ा कि चोट लग गई, तो कोशिका कहाँ पहुंच जाती है, G1 अवस्था में पहुंच जाती है। और G1 अवस्था में जैसे ही कोशिका पहुंची तो विभाजन जल्दी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। और विभाजन जैसे ही स्टार्ट होना शुरू हुआ तो हमारी जो चोट है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, तो ये जो G0 अवस्था मैंने यहाँ पर बनाई है ना, यहाँ पर क्या होता है कि कोशिकाएं शांत अवस्था में पड़ी होती हैं और जैसे ही विभाजन होना होता है तो यहाँ से उठकर कोशिकाएं यहाँ G1 में चली जाती हैं। और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो विभाजित नहीं होती हैं, जिनमें दिक्कत आ रही होती है, तो फिर वो वापस से G0 में आ जाती हैं। फिर वापस से वो कुछ देर तक G0 में पड़ी रहती हैं और जब वो अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाती हैं तो फिर वो अगेन चली जाती हैं कहाँ, G1 अवस्था में। ठीक है, तो ये हुई कहानी आपकी अंतरावस्था की, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। G0 अवस्था, G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था और M अवस्था। इसकी थोड़ी सी जो भी थ्योरी है वो सुन लीजिए कि G1 से G2 तक जो भी कोशिका विभाजन का समय लगता है वो 23 आवर लगता है। यानी कि डायग्राम में देखिए कहा गया है G1 से और G2 तक, यानी यहाँ तक 23 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 23 घंटे लगते हैं। और ये जो अवस्था है एम अवस्था, इसमें मात्र 1 घंटा लगता है। ठीक है, ये कहा गया है आपके फर्स्ट पॉइंट में। क्या कहा गया है कि G1 से G2 तक 23 आवर लगते हैं
और जो एम अवस्था होती है इसमें केवल और केवल 1 आवर लगता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, ये जो G1 है, G1 से G2 तक 23 आवर लगते हैं और एम में ओनली ऑन 1 आवर लगता है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि कोशिका द्रव्य की अंतरावस्था में सतत रूप से वृद्धि होती है। कोशिका द्रव्य की अंतरावस्था में सतत रूप से वृद्धि होती है, यानी जो अंतरावस्था होती है इसमें कोशिका के द्रव्य की कॉन्टिन्यूअस वृद्धि होती है। लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो केवल और केवल एस अवस्था में होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और केवल एस ही अवस्था में होता है, केवल और केवल एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। लेकिन G1 में, एस में और G2 में, इन तीनों में कोशिका द्रव्य का या कोशिका की कॉन्टिन्यूअस वृद्धि होती है। ठीक है, तो यही कहा गया है, ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है इसमें। ठीक है, अर्थात कोशिका की जो वृद्धि है ये सभी अवस्थाओं में होती है, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन केवल और केवल एस अवस्था में होता है। ठीक है, क्लियर हुई? ये सारे पॉइंट आप लोगों को एक एक करके मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसके बाद ये तो मैंने आपको पूरी की पूरी अंतरावस्था आसानी से क्लियर कर दी। इसके बाद कुछ फैक्ट सुन लीजिए अब आप लोग, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस में कितना टाइम लगता है कोशिका विभाजन में। तो मनुष्य में कोशिका विभाजन में 24 घंटे लगते हैं। ईस्ट आपने सुना होगा कवक, जिसमें 90 मिनट लगते हैं। मेढक की भ्रूण में 30 मिनट लगते हैं। उभयचर यानी एम्फीबियंस में 6 से 10 घंटे लगते हैं कोशिका विभाजन में। और जो प्याज की जड़ है इसमें 16 से 20 घंटे लगते हैं कोशिका के विभाजन में। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं कुछ जो कि आप लोगों को एज इट इज नोट कर लेना है और इनका रट्टा मार लेना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कोशिका चक्र के सेल साइकिल की पहली जो अवस्था है अंतरावस्था, इंटरफेज, जो कि आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता देना। सेल साइकिल का ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं आप लोगों को ये जो एम अवस्था है इसको क्लियर करूंगी। एम अवस्था के अंतर्गत सबसे पहले हम समसूत्री विभाजन देखेंगे, देन इसके बाद आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम अर्धसूत्री और आसूत्री विभाजन भी देखेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बता देना। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगा। टेलीग्राम जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दी हुई है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।